ओके गाइस, ओके गाइस, हमारा चैप्टर नेम क्या है? नहीं, पूरा नाम बोलो चैप्टर का। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम हो गया। ये सबसे रेडी रखा करो कल से भाई, बोर्ड पहुंच के एकदम। ये जो भी आगे बैठ रहा है ये बच्चे याड़ा की बजाय इसमें दिमाग लगाओ। मैं कितना टाइम इन चीजों में वेस्ट करूंगा? पूरा 1 घंटा चाहिए मैं पढ़ाने के लिए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल ये हमारा चैप्टर है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसकी थ्योरी समझते हैं क्या है इसके अंदर। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म इनकर्ड फॉर यूजिंग हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। गाइस, जो रेंट पेड करते हैं जब कोई पार्टनर फर्म को अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता है तो बदले में फर्म उसको क्या देती है? रेंट देती है। रेंट में बी पेड ईदर इन कैश और बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर। तो मतलब रेंट जो है वो कैश में भी पे किया जा सकता है और चेक से भी पे किया जा सकता है। और इट मे हैव बिकम ड्यू बट इज नॉट येट पेड। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी ड्यू हो, इसका पेमेंट अभी ना हुआ हो। जिस दिन आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो उस दिन रेंट का पेमेंट अभी तक नहीं किया हो फर्म ने। ठीक है, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है तो इसको कहां पर डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका? व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। जब भी फर्म कैश में या चेक से पेमेंट करेगी जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री व्हेन रेंट इज पेबल। ये एंट्री आप अच्छे से एक जगह नोट कर लेना ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आए। जब आप रेंट कैश या चेक से पेड करेंगे तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जब आप रेंट आपका पेबल होगा तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद गाइस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी क्लोजिंग एंट्री करनी जरूरी होती है। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों किया? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उनकी क्लोजिंग हमें कौन से अकाउंट से करनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसलिए फाइनल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है गाइस, इसके बाद इसमें हमारा आ रहा है सी प्रैक्टिकल्स। अब हम इसके जल्दी से प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हाँ गाइस, अब हम करा रहे हैं प्रैक्टिकल। और जो मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं बच्चों वो प्रैक्टिकल मैं अपनी प्रैक्टिकल शीट से करा रहा हूं। तो इस प्रैक्टिकल शीट का पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। वैसे मेरी शीट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नंबर 10 चलेगा। प्रैक्टिकल नंबर 10। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 10 में क्या बोल रहा है? अमृत एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देखिए दो पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं? इक्वल। विमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 एट अ मंथली रेंट ₹5000। विमल ने 5000 रुपए महीने पर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को उधार दी है। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2020 टू फरवरी 2021। फर्म ने उसको 9 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के फरवरी तक कितने महीने हो रहे हैं? 11 मंथ्स हो रहे हैं। 11 मंथ का, 9 महीने का नहीं, 11 महीने का। फर्म ने उसको 11 महीने का रेंट जो है वो कैसे दिया है? बाई इशूइंग अ चेक। समझ में आ रहा है? चेक इश्यू करके फर्म ने दिया है ऑन 1 मार्च 2021, 1 मार्च को। और ना तो इसमें से दोनों वो बंद करी होंगी, है ना? अब इसको बजने दो ना। तुमने इसमें से दोनों वो उसके आई सेवर्स हटाए होंगे। जब वीडियो इसीलिए काली पीली होती है, उसके दोनों आई सेवर हटाने होते हैं। तीनों आई सेवर हटाने होते हैं। इसके 3 आई सेवर लगा रखे मैंने, वो तीनों हटाने होते हैं इसमें से। हाँ,
तो बेटा इसमें ये बोला है कि फर्म ने चेक इश्यू किया 1 मार्च 2021 को, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेबल। क्या मार्च के महीने का रेंट दिया गया है अभी? नहीं, पेबल है मतलब देना बाकी है। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। हमको जर्नल एंट्री करनी है बेटा इन चीजों की, ठीक है ना। तो देखिए जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग डेट डालेंगे मार्च 1। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मार्च 1 को आप जर्नल एंट्री डालेंगे तो आपने जो रेंट आपने दिया है अप्रैल से लेकर के फरवरी तक का, तो रेंट पेड करते। तो मैंने अभी आपको थ्योरी में एंट्री पढ़ाई थी, क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है ना। कितने? 5,000 रुपये महीने से कितने महीने का रेंट हो गया? 11 महीने का। कितना हो जाएगा? 55,000। ये हो गई 1 मार्च को एंट्री, क्लियर है। फिर इसके बाद आ जाओ 31 मार्च को। क्या मार्च के महीने का रेंट आपने दिया है? नहीं दिया है, लेकिन पेबल वाली एंट्री तो होगी। पेबल वाली एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। केवल 1 महीने की 5,000। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया पूछ लेना साथ ही साथ, ठीक है। और फिर एक एंट्री मैंने आपको अपने आप बताई थी, क्लोजिंग एंट्री आपको अपने आप से करनी है, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। जो भी साल भर का रेंट है, चाहे वो पेड हुआ हो चाहे वो पेबल हो, उसको आपको कौन से अकाउंट से क्लोजिंग करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसकी एंट्री भी मैंने आपको लिखवाई है। कितना इजी पैटर्न है मेरा। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एंट्री समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और क्या करूँ? असाइनमेंट दे दूंगा घर से। और मैं अपना पूरा कोर्स भी तो थ्योरी खींच के ले जाऊंगा दिसंबर तक। सबसे फास्ट कोर्स लेके जाऊंगा पूरा। कोई इतनी स्पीड से पूरा कोर्स नहीं करा पाता दिसंबर में। मैं 6-7 किताबें कराऊंगा दिसंबर तक विद कंप्लीट थ्योरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बस आप मेरा सपोर्ट करो, रोज का काम रोज करके आओ। ये हो गया 55 और 5, 55 और 5, 60,000। ठीक है गाइस, ये है कुल मिला के फाइनली हमारी एंट्री। आई होप सबकी समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी का, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें कह रहा है बेटा, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर अंडर वेरियस हेड्स। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया है, जो आपकी फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है, वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अलग अलग हेड्स में। यही तो लिखा हुआ है इसके अंदर कि इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर अंडर वेरियस हेड्स। अलग अलग हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट है तो ही आप एप्रोप्रिएशन करोगे। लिसन, ये गलती मत कर देना, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो ही आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है आप एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी आपको, मतलब आपको अगर नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है, नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन करना है, तो वो वाले नेट प्रॉफिट में से आप एप्रोप्रिएशन करोगे जो नेट प्रॉफिट सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स घटाने के बाद आता है। मैंने आपको जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझाए थे, जितने भी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं पहले उनको अपने प्रॉफिट में से घटाइए। अब जो नेट प्रॉफिट आपके पास बचेगा वो नेट प्रॉफिट का आप क्या कर सकते हो? एप्रोप्रिएशन कर सकते हो। पेमेंट मेड और ड्यू टू पार्टनर, पेमेंट मेड या फिर ड्यू टू पार्टनर लाइक सैलरी, लाइक कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किन किन चीजों का हम एप्रोप्रिएशन करते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर कौन कौन से हेड्स आते हैं? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स और ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है। ये कुछ 3-4 चीजें जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर शामिल की जाती हैं।
These items are debited to profit and loss appropriation account instead of profit and loss account. इन चीजों को हमें किससे डेबिट करना होता है, इनका क्लोजर हमें कौन से अकाउंट से करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यानी कौन से अकाउंट में ये चीजें डेबिट होंगी गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. मैं यह टॉपिक लिख देता हूं, रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन यानी रिम्यूनरेशन के अंदर दो चीजें आती है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. अब हम इसको ढंग से समझेंगे. ये भी हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने इसका समझा, इसका भी हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी. ठीक है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने ये समझा था. ओके, देखिए क्या है इसके अंदर बच्चों. इसके अंदर कह रहा है remuneration is allowed to partner for looking after the business of the firm. फर्म में देखभाल करने के लिए उसको मिलता है, फर्म में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए मिलता है. if the partnership deed does not exist or if it is exist but does not provide for allowed, ये क्या लिखा है, for allowed दैट इज सैलरी और कमीशन. मतलब या तो आपकी डीड है नहीं, या फिर अगर आपकी डीड है पर उसमें सैलरी और कमीशन को अलाउ करने के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, तो क्या होगा, सैलरी और कमीशन के बारे में नहीं कोई बात की गई है तो इट इज नॉट अलाउड. क्लियर हो गया. या तो आपने डीड नहीं बनाई है तो आपको रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, और अगर आपने अपनी डीड बनाई है पर उस डीड में सैलरी और कमीशन देना है या नहीं देना है पार्टनर्स को, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी है, तो गाइस क्या सैलरी या कमीशन यानी कि रिम्यूनरेशन मिलेगा पार्टनर्स को, नहीं मिलेगा. याद रखना है इस रूल को. आगे कह रहा है इसके आगे कह रहा है दीज आर एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. यानी अब आपको ये भी बात समझ में आ गई, जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो फर्म के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस. यानी कि सैलरी और कमीशन जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो फर्म के लिए एक तरीके का खर्चा है. ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखते हैं. ऑन अलाउइंग रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, जब हम अपने पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन अलाउ करते हैं तो बच्चों क्या जनरल एंट्री होती है. अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो जनरल एंट्री होगी पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट. ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे नए हैं वो पिछली वीडियोस देखें, और जो पुराने बच्चे उन्हें याद रहना चाहिए कि जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जो भी कुछ हमें पार्टनर को देना है तो वो हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. आर यू गेटिंग. जब भी हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो जो भी कुछ हमें पार्टनर को प्रोवाइड करना है तो हम उसका करंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और अगर हमें कुछ पार्टनर से लेना है तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं. ऑन दी अदर हैंड, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो जो भी कुछ हमें पार्टनर को देना है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो भी हमें पार्टनर से लेना है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते हैं. तो उसी के बिहाफ पर यहां पर एंट्रियां बनी है. अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसके बाद इसका क्लोजर करेंगे. ऑन क्लोजर ऑफ रेम्यूनरेशन सैलरी और कमीशन अकाउंट. अब हमें इसका क्लोजर करना है. कौन से अकाउंट से क्लोजर होगा, अभी बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन. नहीं है ये बात समझ में. न्यूमेरिकल जब कर पाओगे जब ये सारी एंट्री स्टेप बाय स्टेप आपको याद होंगी, एक जगह आपने ऑर्गेनाइज्ड की होंगी, प्रैक्टिस की होगी, जब आपके न्यूमेरिकल होंगे. अभी तो हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर हम बड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ठीक है गाइस, चलिए अब इसके बाद आपकी शीट में क्या लिखा हुआ है, सी प्रैक्टिकल. इसका मतलब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11. गाइस ये 11 क्वेश्चन ना तो डीके गोयल का है, ना ही टीएस ग्रेवाल का है, ना ही एनसीईआरटी का है. मतलब उसके नंबर का 11 नहीं है, ये हमारी शीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 है. ठीक है, इस शीट का लिंक आपको बहुत जल्दी पीडीएफ का लिंक बहुत जल्दी आपको वीडियोस में मिल जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिकल 11. शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. गाइस कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, शिव, मोहन एंड गोपाल. रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:2:1. शिव इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट. शिव को जो आप कमीशन देंगे वो किस पे देंगे, नेट प्रॉफिट पे देंगे. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,00,000
10,000. Determine the amount of commission payable to शिव. आ गया समझ में? हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें हमें कि जो हमें शिव को कमीशन देना है हमें वो बताना है. देखिए नेट प्रॉफिट कितना है आपका 1,10,000 और आपको जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट का ही तो 10% देना है. तो इसी का कमीशन दे दो. कमीशन टू शिव 1,10,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों 11,000 आ जाएगा. दैट इज द आंसर. आगे क्लियर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिकल 12. अब इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल 12. प्रैक्टिकल 12 में क्या बोला गया है? आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड Vineet is entitled to commission of 10% on the net profit. After charging such commission, the net profit before charging commission is 2,20,000. यानी आपको कमीशन बांटने से पहले का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000. फिर से पढ़ते हैं. आभा, विनीत और वो भी 3 पार्टनर हैं. उन्होंने ये बोला है कि विनीत को हम लोग 10% का कमीशन देंगे ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नेट प्रॉफिट में से कमीशन को घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से कमीशन को घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है. ये कैसा अजीब सी बात है कि आप पहले कमीशन घटाओगे, बाद में आपके पास प्योर नेट प्रॉफिट आएगा, उस पर कमीशन निकालोगे. तो घटा कैसे लोगे पहले? क्योंकि आप घटा तो जब ही पाओगे ना जब आपके पास प्रॉफिट आएगा. यानी आपको जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट पे देना है. बट आपके पास जो कमीशन है, आपके पास जो प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग कमीशन. तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. उस फॉर्मूले की मदद से हमें कमीशन मिल जाएगा. ठीक है. तो इसमें हमें करना क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत. विनीत को कितना कमीशन देना है वो देखिए. पहले मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूं. मैं क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दिया हुआ है? 2,20,000. ठीक है मयंक, समझ में आ रहा है? बेटा हमें जो कमीशन देना है वो इस 2,20,000 पे नहीं देना, इसमें से कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे देना है. लेकिन हम पे तो वो प्रॉफिट है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती इस पे निकाल लेते हैं कमीशन. इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट. अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग क्या निकाल लोगे? कमीशन डायरेक्टली निकाल लोगे. ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब आपको कमीशन आफ्टर वाले प्रॉफिट पे निकालना है बट आपके पास प्रॉफिट बिफोर वाला है. ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. गलत मत कर देना मैडम. मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बात पूछनी है मुझसे? पक्की बात है? नहीं पढ़े तो आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं. जिसको जो भी पूछना है पूछ लेना. कमीशन तो गाइस नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना दिया हुआ है? 2,20,000. रेट कितनी दी हुई है आपको? 10% और 100 प्लस रेट. रेट कितनी थी? 10. तो इसको सॉल्व करोगे 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110. समझ में आ रहा है? पवन, पवन ही नाम है आपका? पंकज नाम है? पवन. 110. ये दोबारा क्यों लिख दिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया. 20,000. तो फाइनली गाइस कमीशन कितना आ गया? 20,000. आई होप समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. देखिए क्या बोल रहा है? ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1. ठीक है. इट अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate 20% of the profit. After charging such commission,
विच दे विल शेयर 2:3:2:3। गाइज इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, बिफोर वाला दिया हुआ है, क्योंकि आपको अभी कुछ बताया नहीं है ना इसके अंदर। इट अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000, ठीक है ना, इसमें आपको कमीशन दिया हुआ है, नॉर्मली बिफोर वाले ही मानेंगे। आपको ये जो कमीशन दिया है 1,80,000 दिया है और आपको 20% इस पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको एक तो मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आपका क्या निकल के आएगा, कमीशन निकल के आएगा। लेकिन गाइस जो कमीशन निकल के आएगा ना वो किसी एक पार्टनर का नहीं निकल के आएगा, बल्कि वो टोटल कमीशन निकल के आएगा। और उस टोटल कमीशन को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो बाद में रेशियो दिया है ना उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने? पहले आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा करके कमीशन, टोटल कमीशन निकालना है। फिर उस टोटल कमीशन को कौन से रेशियो में बांटना है सान्या, 2:3:2:3 आता है बांटने रेशियो में। नॉर्मली जिसको नहीं आता वो आपस में पूछ लेना, नहीं तो फिर मुझसे पूछ लेना। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। हर एक पार्टनर को कितना कितना कमीशन देना, यही उसने हमसे पूछा और यही हमने इसमें आपको बता दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन एक तरीके से आपको अपने आप करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, हाँ। तो बच्चों हम लोग क्या करा रहे थे, हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, यानी आप एक्स को कितनी सैलरी दोगे, 10,000 रुपए पर मंथ, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन दोगे जो कि आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, मेरी शकल नहीं क्वेश्चन की, वो देखो क्वेश्चन में देखो, मेरी शकल पे मत देखो। आफ्टर पार्टनर्स, देखिए मेरा पार्टनर लिखने का तरीका बहुत यूनिक है वहां पर। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, एक पार्टनर की सैलरी। पार्टनर एपोस्ट्रोफी है सैलरी, मतलब एक किसी आदमी की सैलरी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बहुत सारे सभी पार्टनर्स की सैलरी। बात समझ रहे हो, वहां यूनिक तरीके से मैंने क्वेश्चन में लिखा है, तो आप उसको समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, यानी सारे पार्टनरों की सैलरी, जिन जिनको सैलरी मिल रही है उनकी सैलरी घट जाए। आप अपने प्रॉफिट में से सभी पार्टनर्स की सैलरी को घटा लीजिए, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10% आपको एक्स को कमीशन देना है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब इसमें कितनी प्यारी बात कही गई है कि आपको एक्स को जो सैलरी देनी है वो देनी है 10,000 रुपए पर मंथ, और वाई को एक्स को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट में से एक्स और वाई दोनों को जो सैलरीज देनी है उन्हें घटा लीजिए, लेकिन एक्स और वाई दोनों को जो कमीशन देना है उन्हें मत घटाइए। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट का 10% आप लोग क्या करेंगे, एक्स को कमीशन देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो वाई के बारे में क्या कहा है उसने, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपए पर एनम, पर मंथ नहीं, पर एनम। वाई को ओवरऑल एक ही बार सैलरी मिलेगी कितनी, 25,000 रुपए की, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर्स सैलरीज। सभी कमीशंस घटेंगे, सभी की सैलरीज घटेंगी, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% वाई को कमीशन मिलेगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरीज
एंड कमीशन, ना तो उसमें से सैलरी घटी ना उसमें से कमीशन घटा, ऐसे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 4,20,000। करना क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू पार्टनर, कमीशन का अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए अब मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी 4,20,000। क्लियर है? एक्स को, एक्स की सैलरी कितनी है आपके पास, आपको जो जो चीजें पता है वो तो लिख लो कम से कम। एक्स की सैलरी 10,000 पर मंथ, साल भर की कितनी हो गई, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,20,000। क्लियर है गाइस? वाई की सैलरी कितनी है 25,000। अगर मैं नेट प्रॉफिट में से दोनों सैलरियां घटा दूं तो मेरा जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उस नेट प्रॉफिट का क्या नाम होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज बट बिफोर एनी कमीशन। 4,20,000 में से 1,20,000 और 25,000 माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना बचेगा, 2,75,000। यहां तक क्या दिक्कत है? 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें से मैंने 1,20,000 एक्स की सैलरी घटा दी और 25,000 वाई की सैलरी घटा दी। अब जो प्रॉफिट बचा इसमें से अभी कोई भी कमीशन नहीं घटा है, और ऐसे ही वाले प्रॉफिट पे तो एक्स को कमीशन देना था। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि नहीं? आपके क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली बोला है कि एक्स को जो कमीशन देना है ना, अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा है एक्स को जो कमीशन देना है वो ऐसे नेट प्रॉफिट पे देना है जिसमें से सैलरीज तो घट गई हो बट कमीशन नहीं घटा हो। इसका मतलब अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो मुझे एक्स का कमीशन मिल जाएगा। है क्लियर? एक्स कमीशन 2,75,000 का 10% दैट इज 27,500। गाइस ये तो आपका पहला आंसर आ गया क्योंकि क्वेश्चन में उसने पार्टनर्स के कमीशंस पूछे हैं, तो आपको पहला आंसर मिल गया। अब आपको चलना है वाई की तरफ। देखिए अब अगर मैं क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज एंड एक्स कमीशन बट बिफोर वाइज कमीशन, राइट। ये जो 275 का प्रॉफिट आया था इसमें से 27,500 रुपए और घटा लो। मेरी बात समझ रहे हो? आपको 2,75,000 का प्रॉफिट आया था, उसमें से 27,500 रुपए का जो कमीशन आपको मिल गया एक्स का वो माइनस कर लो। कितना बचेगा? नहीं, रॉन्ग। 75 में से 25 गए तो 50 में से 2,47,500। सही है? 2,47,500। गाइस इसमें से भी और क्या घटना बाकी है, वाई का कमीशन घटना बाकी है। और उसने वाई को जो कमीशन देना है उसने क्या बोला है, वाई को आप उस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे जिसमें से सारे सैलरीज घट गए और सारे कमीशन, इसमें से सारी सैलरीज घट गई और एक्स का कमीशन घट गया है बट वाई का कमीशन नहीं घटा, यानी कि ये बिफोर वाला है। और जबकि आपको जो परसेंटेज निकालना है वाई के लिए वो आफ्टर वाले पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो ना, ये फॉर्मूला काम करेगा अब आपका। मेरी बात समझ रहे हो? आपको जो वाई को कमीशन देना है वो आफ्टर पे देना है बट आपके पास जो अभी प्रॉफिट है वो बिफोर है। तो मैंने आपको यही वाला फॉर्मूला तो बताया था कि जब कमीशन आपको आफ्टर वाले प्रॉफिट पे देना हो और आपके पास प्रॉफिट हो बिफोर, तो आप ये फॉर्मूला लगा करके। सही, आफ्टर वाले ही तो है ये सब। मैम आफ्टर, ओवरऑल आफ्टर नहीं हुआ है अभी। आफ्टर होता जब वाई का भी कमीशन घट जाता। दिस इज नॉट प्योर आफ्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ आफ्टर। इट इज आफ्टर ऑल सैलरीज एंड आफ्टर ऑल एक्स कमीशन, बट इसके अंदर अभी भी वाई का कमीशन इंक्लूड है। कहां वाई का कमीशन घटा भी बताओ? और उसमें जो वाई को कमीशन देना है उसमें क्लियर लिखा है आफ्टर ऑल कमीशंस एंड ऑल सैलरीज। ऑल का मतलब एक्स का भी और वाई का भी। उसने ये नहीं बोला कि आफ्टर एक्स कमीशन। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन के अंदर। आप देखेंगे तो यहां क्लियर लिखा हुआ है कि Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission। तो all में क्या हो गया, X भी आ गया और Y भी आ गया। तो कहां है इसमें all commission बताओ? क्या इसमें से Y का कमीशन घट गया अभी? तो how can you say that कि this is after commission? After मतलब होता है जिसमें से अब कुछ नहीं घटना। क्लियर है? तो this is not after commission, this is not a after commission profit, this is a before
कमीशन प्रॉफिट, क्योंकि इसमें से भी आपने वाई को कमीशन प्रोवाइड नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो वाइज कमीशन निकालिए, क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वो है आपके पास 2,47,500 इंटू रेट, वाई की कमीशन रेट कितनी है 10/100 प्लस रेट, 247,500 इंटू 10/110, 1 0 से 1 0 के 11 से डिवाइड लगाइए, 11 2 22, 2 कैरी का 11 2 22, 11 5 55, 22,500, ये आ गया आपका वाइज कमीशन। तो दो आंसर है, वाई को कमीशन मिलेगा 22,500 का और एक्स को कमीशन मिलेगा 27,500 का, एंड दैट इज, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो कंक्लूजन ले लेते हैं। आज हमने फाइनली क्या सीखा है, चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल टॉपिक्स हमने आज क्या क्या कवर किए, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, इसकी थ्योरी और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखा। फिर इसका हमने अपनी शीट का प्रैक्टिकल नंबर 10 किया। ये शीट्स जो है इनके लिंक, पीडीएफ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स आपने पढ़े, जिसमें आपने थ्योरी पढ़ी, राइट, और इसका एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट की थ्योरी पढ़ने के बाद आपने फिर एक और टॉपिक पढ़ा इसके बाद, रिम्यूनरेशन, जिसके अंदर सैलरी और कमीशन है टू पार्टनर, जिसका आपने थ्योरी एंड इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा, और फाइनली आपने हमारी शीट्स के 11, 12, 13 और 14 प्रैक्टिकल आज सॉल्व किए। ठीक है गाइस, थैंक यू।